Hello, good evening everyone. Welcome all of you in आलोक विश्व क्लासेस. एक्चुअली आलोक विश्व क्लासेस का नाम बदल के मैं साइंस पाठशाला कर दिया हूँ. नाम तो वही था, तो आलोक विश्व क्लासेस नाम से भी सर्च करेंगे तो आप लोग यही नाम आएगा. देखिए मैं 9th एंड 10th फिजिक्स का साइंस चैप्टर जो था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ सीबीएसई बोर्ड और एससीएससी बोर्ड का, और उसका एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट हो गया. एक लेक्चर और है फिजिक्स में, तो वो भी कंप्लीट, मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर है करंट का जो लगभग कंप्लीट हो गया है. आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया. तो आज 11th में जाते हैं. अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 11th का, ये 11th के बुक से तो है ही है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जेई और नीट के लेवल का पढ़ाऊंगा. मतलब जो आपका लेवल रहेगा वो जेई और नीट के पेपर के इक्विवेलेंट रहेगा. और उसमें मैं वही चैप्टर उठाया हूँ आज, केमिकल बॉन्डिंग, जिस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लाइक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आएंगे. आप लोग को ये भी पता होगा कि आईआईटी जेईई और नीट में मैक्सिमम जो वेटेज होता है क्वेश्चन, मतलब जिससे कि आप नंबर उठा सकते हैं, नंबर अच्छा आपका आ सकता है, तो केमिस्ट्री होता है. केमिस्ट्री में या तो आएगा तो या तो नहीं आएगा, बट उसको कितने इजीली तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं. देखो, अगर आपको केमिस्ट्री का मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, रट के कुछ भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री में. हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें रटना पड़ता है, बट केमिस्ट्री समझी भी जा सकती है. तो उस तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा. तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम नंबर आएगा. अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लगभग बहुत रहेगा रिलेटेड. मतलब केमिकल बॉन्डिंग बस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में नहीं है, ये बहुत सारे चैप्टर को मिला के रखेगा, बहुत सारे चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट का काम करेगा. तो इसलिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वेटेज बहुत ज्यादा है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है पूरे आपके आईटीजे और नीट में. मैक्सिमम नंबर भी इसमें से आएगा. तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही मतलब इजी मैं बना दूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको करते रहना. और मैं साथ साथ, देखो आपका 11th का तो कोर्स आपका कंप्लीट ही होगा, साथ साथ आईटी जेई का भी आपका प्रिपरेशन साथ साथ होता रहेगा. तो इसके ऊपर आप लोग फोकस करें. देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं जो कोटा कहाँ कहाँ तैयारी करने जाते हैं, बट आपको अगर वही कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको वही कंटेंट आपको यहाँ से मिल रहा है. तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली होता क्या है, सिंपल सी बात है कि इसमें पहले तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या. तो एक बार मैं सिंपली डिफिनेशन बता देता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें दो एटम्स आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. या सिंपल सा मैं बता दूं कि मैं रीजन बता दिया कि क्यों बनता है, कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या लोएस्ट एनर्जी में रहने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसका यूज क्या है ये भी हमें जानना चाहिए कि बहुत सारे रिएक्शन हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे बनते हैं, उनके अंदर क्या है, कौन सा बॉन्ड है जिससे वो बंधे हुए हैं, क्या है उनको जो बांध के रखा है. जैसे NaCl है, Na अलग एटम है, Cl अलग एटम है, तो वो एक दूसरे से क्यों जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये पढ़ना है. Al2Cl6 है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं. तो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. फिटकरी है, उसके अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो अलग एक साथ कंबाइन क्यों हुए, कि इसके पीछे रीजन जो है वो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. तो क्यों ये मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड बनते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग है, वो स्टेबल नहीं है. मैं एक रीजन बता रहा हूं, अलग अलग एलिमेंट है तो स्टेबल नहीं होता, न्यूट्रल है तो अलग बात है, लेकिन वो एक दूसरे से लाइक रिएक्ट करके या एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. तो सिंपल सी बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग is generally is a bond
between two atoms, किन्हीं दो एटम्स के बीच में ये क्या है, आपका बॉन्ड है, या इसको लिख सकते हैं सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, या दो एटम्स के बीच में ये एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सिंपल सा चीज समझ गए कि केमिकल बॉन्डिंग जनरली क्या है, एक बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में रहता है, या दो बिटवीन टू आर मोर देन टू, टू ही नहीं होगा, दो से ज्यादा होगा। केमिकल बॉन्ड एक बॉन्ड है जो दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में होता है, या सिंपली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या हो सकता है, ये एक बॉन्ड हो सकता है, या एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि मतलब वो एक दूसरे को बांध के रखे हैं, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, वंडर वाल फोर्स होता है। जैसे इसमें बॉन्ड में क्या बात करें तो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस तरह से होता है ना। तो बॉन्ड में क्या होता है मैं आपको एक बार समझा दिया। जैसे बॉन्ड में मैं बात करूं, एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं बताया ना कि या तो एक केमिकल बॉन्ड हो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दो एटम्स के बीच में। बॉन्ड में क्या हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, आयनिक बॉन्ड, और एक क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक्चुअली बहुत पहले जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आयनिक बॉन्ड और कंपाउंड, एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों एक जैसे ही है, मेटल नॉन मेटल के बीच में है या मेटल्स के बीच में है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में नहीं आता था। लगता था कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर एंड डोनर एटम, मतलब एक अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। यहां पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स आर मोर देन टू एटम्स। तो आयनिक बॉन्ड में एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर एटम होता है। मैं तो ये बॉन्ड की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका NaCl है, NaCl, ठीक है। मैं आयनिक बॉन्ड और इसमें एक बार डिफरेंस भी समझा देता हूं आपको, ठीक है। कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट है जैसे Al2Cl6, एल्युमिनियम क्लोराइड। NaCl में क्या होता है, इसमें देखो, अब मैं एक रीजन भी बता दूंगा कि क्यों बनता है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है सिंपली इसलिए बनता है कि जो कॉज इसका क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इनके, ऑक्टेट कंप्लीट फॉर ईच एलिमेंट्स in compound or after chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो इनका ईच एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो NaCl कैसे बनता है, Na प्लस हो जाता है, Na अपना एक एटम पता है ना, Na बराबर 281 होता है, 281, NCl का अगर करो तो होता है 287। तो आपको पता है कि मैं बताया कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। यही मेन रीजन है कि कोई भी एटम
या कोई भी कंपाउंड बन रहा है उसका कोई बॉन्ड इसलिए बनता है कि जो दो एटम्स है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो Na के पास अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और Cl के पास भी लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब Na तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो Na एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, Cl को, तो बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, मतलब किस तरह से बनेगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, NaCl। दिस इज द Na अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, Cl को, तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। तो इस तरह से NaCl बनता है। इसमें भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है बॉन्ड, बट इसमें एक एक्सेप्टर होता है और एक डोनर होता है। बट यहाँ पे कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे Al है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम का एटम है, तो Cl है, Cl है, Cl, 3 Cl इसके साथ ज्वाइन हुआ, 3 Cl इसके साथ ज्वाइन हुआ। तो देखो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Al 283, और Cl में तो मैं ही बताया आपको 287। तो कितने Cl के एटम है, 7 हैं। तो 7 हैं तो 2 एल्युमिनियम के हैं, 6 तो क्लोरीन के हैं और 2 एल्युमिनियम के हैं। तो 6 क्लोरीन के हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर एल्युमिनियम के, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सबको दे देगा। तो 6 क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है ना, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3, यहां भी 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, Al प्लस बनाया, इसके साथ शेयर कर दिया। अब हर क्लोरीन एटम के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब देख लो आप, अब सभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मतलब ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये एक तरह से एग्जांपल है, शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक तरह से एग्जांपल, एक्चुअली एक तरह से कोवेलेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसमें है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताया कि क्यों बॉन्ड बनता है, उसका रीजन क्या है, क्या क्या बॉन्ड हो सकता है। तो अभी हम लोग कोर्स ही देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट आपको लग रहा है ना, तो नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में, वैसे वैसे चीजें आपको और भी क्लियर होती जाएंगी ना। तो पजल मत होइए, इशू हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग तो मैं बता दिया कि क्या होता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा 2 एटम्स के बीच में, या सिंपली केमिकल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपल सा होता है केमिकल बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर होता है, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर। सिंपल है आपका इंटर एटॉमिक होता है, एक इंटर एटॉमिक, और होता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो इतना भी ध्यान रखना, मैं तो एटम के बीच में बताया, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, मतलब बहुत पहले, तो मैंने बोल भी दिया था कि जो केमिकल बॉन्ड होता है इंटर एटॉमिक भी हो सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो वो पता नहीं, मे बी उनको ज़्यादा नॉलेज रही होगी सर को।
तो उन्होंने बताया मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता है केमिकल बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई, बट ये तो एनसीईआरटी में ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक दो टाइप के आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है। या तो इंटर एटॉमिक होगा एटम्स के बीच में, या मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे होगा, जैसे फिटकरी है ना, बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, किस तरह से बना है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब इंटर एटॉमिक में क्या होता है, तो इंटर एटॉमिक में क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन टू आर मोर देन टू एटम्स। तो इतना ध्यान रखना, ये साथ साथ लिखे जाना, ये इजी रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटर एटॉमिक में क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड होता है एक्चुअल में ये बॉन्ड होता है जिसको बॉन्ड बोलते हैं बॉन्ड बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। और इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक्चुअल में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एमओटी वगैरह आगे जब चैप्टर में जाऊंगा तो ज्यादा क्लियर आपको होगा। अब ये जो इंटर एटॉमिक है कितने टाइप का होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट होता है आपका मेटालिक बॉन्ड। तो ये आपके बॉन्ड क्या हो गए लगभग इंटर एटॉमिक, जो एटम्स के बीच में होते हैं एक्चुअल में, जिसको बॉन्ड हम बोलते हैं, दैट इज द आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अब देखो इसी में कितनी बड़ी चीज है, अभी तो मैं बस आपको टॉपिक बता रहा हूं कि क्या क्या है। और आपके इंटर मॉलिक्यूलर में क्या क्या आ जाएगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर में आपका आएगा वंडर वाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड थिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी मैं आपको भी डिटेल में बताता हूं, पहले इसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या क्या और है ना। तो इसमें देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। मैं बताया था आपको कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली मेटल्स गिव्स हिज metals gives his electron to non-metal, सिंपल, जिसको मैं बताया था NaCl। Na अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और NaCl बन जाएगा। लेकिन कोवेलेंट में क्या बताया था, कोवेलेंट में ऐसा नहीं था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी डबल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे है वो मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इट इज सिमिलर टू कोवैलेंट बॉन्ड। मैं बहुत ही इजीली आप लोग को समझा रहा हूं, ठीक है,
और भी टफ तरीके से समझाया जा सकता है। सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट इसमें होता क्या है, बट डिफरेंस इज दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम। तो इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक ही एटम से होती है, बाई ओनली वन एटम लिख सकते हैं, बाई ओनली वन एटम। ऐसा नहीं है कि दोनों एटम से हो रहा है, जैसे Al2Cl6 में बताया था। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, वो मेटल्स के एटम के बीच में होता है, मेटल्स एटम्स। जैसे Cu के बीच में बहुत सारे Cu के एटम्स हैं, ये जो आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटल्स क्रिस्टल। तो मेटल्स का जो क्रिस्टल होता है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द मेटॉलिक बॉन्ड। अब वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वंडरवाल बॉन्ड इसको बोलते हैं, वंडरवाल बॉन्ड उसको बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर में वंडरवाल बॉन्ड जो है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वंडरवाल फोर्स किसके कारण होता है, एक्चुअली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली वंडरवाल बॉन्ड क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में पूरा बॉन्ड नहीं है। या इसको बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जो बॉन्ड बनता है उसको वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, वंडरवाल बॉन्ड बोलते हैं, या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली किस में होता है, जब आपका हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जब ज्वाइन होता है, जब व्हेन H combined with किसके साथ, फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन एंड वन ऑफ एक्चुअली ऑक्सीजन। तो इन चारों से जब हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है HF HCl HN नहीं होता, मैं बताऊंगा, HNO3 जैसे होता है, HO जैसे H2O होता है, HCN होता है, HNO3 होता है। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये वंडरवाल फोर्स भी बॉन्ड भी 5 टाइप का होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी 5 टाइप्स का होता है। अब ये आगे वाले लेसन जो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या टाइप है, क्या है, कहाँ है, किसको क्या पढ़ना है। सॉरी, ये आपका 2 टाइप का होता है और आपका वंडरवाल फोर्स आपका 5 टाइप का होता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, 2 टाइप का होता है। एक्चुअली मैं आपको सही सही लिखवा रहा हूं, नहीं तो मुझे याद है बहुत सारी चीजें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये भी 2 टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और एक क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है
ये भी दो टाइप का है, एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है और इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही एटम्स, मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर। ये मैं आपको इसका मतलब और भी किस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे वो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअल में होती क्यों है, कि क्या रीजन है इसका कि केमिकल बॉन्डिंग बनता है। आई थिंक यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इंटर एटॉमिक है, इंटरमॉलिक्यूलर है, वो मैं इसका डिफिनेशन बता दिया क्या होता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या तो एक्चुअल में बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, दैट इज द इंटर एटॉमिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। तो क्या टाइप्स है उनके, क्या क्या डिफरेंस है उसमें, क्या क्या उसका डिफिनेशन है, मैं लगभग आप लोग को एक बार समझा दिया। 10 तक तो यही सफिशियंट है, लेकिन आप लोग 11th-12th में है तो ये थोड़ा सा जेई के पर्सपेक्टिव से मुझे पढ़ाना है तो थोड़ा सा बहुत ही लेवल इसका हाई करना पड़ेगा। तो जो अगर 11th में आप हैं तो उसके लिए तो यूजफुल है ही, आपको 11th प्लस है, सॉरी नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग का मेनली रीजन क्या है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, एक्चुअल में कोई भी चीज किसी से रिएक्ट क्यों करती है, जैसे कोई भी एलिमेंट है वो अपने स्टेट में क्यों नहीं पड़ा रहता, किसी दूसरे एलिमेंट से क्यों रिएक्ट। जैसे मैं एक बात करूं, पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, हाँ हीलियम नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, मान लो जेनान हो गया, रेडान हो गया, ये एक्चुअल में किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इट्स ऑक्टेट हैज कंप्लीटेड इटसेल्फ, खुद ही इसका ऑलरेडी बाय नेचर में ये कैसे पाए जाते हैं, नॉन रिएक्टिव, इसको बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव। हाईएस्ट स्टेबिलिटी, और क्या बोल सकते हैं, लोवेस्ट एनर्जी। एक्चुअल में क्या है, ये इनर्ट गैस इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल में अब इसका अपवाद भी आने लगा क्योंकि जेनान के बहुत सारे ऑक्साइड आने लगे हैं अब, बट वो बहुत सारा नहीं है, 90% ये फार्मूला सही हो जाता है कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है कि कोई भी जो एटम्स है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से रिएक्ट करता है, और जो नया मॉलिक्यूल्स बनता है उसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, तो एक तो मैं बताया कि फॉर्मेशन, एक तो मैं आपको बताया कि टू अचीव ऑक्टेट, एक तो रीजन इसका क्या है, टू अचीव ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसके ऑक्टेट को वही बात हो गई। या सबसे बेस्ट रीजन क्या है, टू मेंटेन इन टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी मतलब
कोई भी चीज अगर दूसरे से रिएक्ट नहीं करे तो मतलब क्या है कि वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये भी होता है, जैसे स्टेबल का मतलब क्या है कि ये मान लो एक यहाँ पे बॉल है और एक यहाँ पे बॉल है, कौन सी बॉल स्टेबल में रहेगी? कौन सी बॉल स्टेबल रहेगी? तो जाहिर सी बात है जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी? सबसे कम है। तो लोवेस्ट एनर्जी यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट एनर्जी। भाई टॉप पॉइंट पे हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, तो इस बॉल की हाईएस्ट एनर्जी टॉप पॉइंट पे है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी मिनिमम, मतलब स्टेबिलिटी मिनिमम या स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है? 0 है। और यहाँ पे क्या है? जब लोएस्ट एनर्जी है तो यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी हाईएस्ट इज हाईएस्ट। तो जब लोवेस्ट एनर्जी रहेगा तो आपका स्टेबिलिटी हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि यहां से तो अब कहीं जाएगा नहीं। तो लोवेस्ट एनर्जी मतलब स्टेबल, अच्छा स्टेबल है। जब एनर्जी हाईएस्ट तो स्टेबिलिटी मिनिमम या 0। तो इसका रीजन ये क्या है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करे, टू अचीव स्टेबिलिटी या टू मेंटेन लोवेस्ट एनर्जी। तो इसका मेन रीजन ये 4 है, आप लोग याद रख लेना कि टू अचीव ऑक्टेट या टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू अचीव स्टेबिलिटी और टू अचीव मेंटेन लोवेस्ट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये मेन रीजन है कि क्यों बनता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे मैं इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर तो बता ही दिया, मैं बताया था कि ए और बी। अभी तो मैं जो आपको बताया है कि क्यों बनता है केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, उसका रीजन बता दिया कि स्टेबिलिटी के लिए या लोवेस्ट एनर्जी के लिए एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और नया बॉन्ड बनाते हैं या उससे नया एटम मॉलिक्यूल बनता है। मान लो 2 एटम ए और बी है, उनका न्यूक्लियस Na है और एक का क्या है? Nb है। ठीक है। और उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है Ea है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका Eb है। तो इसमें क्या होगा? Na और Nb, मैं एक रीजन बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ कि बॉन्डलेस एक्चुअली किस तरह से क्या होती है। Na और Nb क्या है? सेम चार्ज है। Na और Nb में क्या है? सेम चार्ज। भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? निगेटिव चार्ज, मीन्स सेम चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्या होता है? सेम चार्ज। ये निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जब एक दूसरे के आसपास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल्स टू ईच अदर। तो ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस आसपास आएगा तो ये रिपेल्स टू ईच अदर। तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स रहेगा। लेकिन यहीं पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे Na है, यहाँ पे Eb है, यहाँ पे Nb है और यहाँ पे Ea है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट चार्ज। भाई चार्ज क्या है? नाभिक के न्यूक्लियस के ऊपर। ये Na और Nb क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है एक का न्यूक्लियस और Eb है, बी का इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट चार्ज। और डिफरेंट चार्ज में क्या क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी न्यूक्लियस एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करते हैं
अलग अलग चार्ज रहेगा तभी वो एक दूसरे को, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका जो ए और बी है, एटम ए और बी, वो एक दूसरे के एक ऑप्टिमम डिस्टेंस तक ही आ सकते हैं। मतलब ये एक डिस्टेंस है r0 मान लो, इसके बाद ये r0 को मैं बोल रहा हूँ दिस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस, ऑप्टिमम। अब मैं बताता हूँ कि ऑप्टिमम डिस्टेंस क्या है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आए मतलब नियरेस्ट टू ईच अदर, नियरेस्ट टू ईच अदर एटम, मतलब ये जो एटम है ए और बी एक दूसरे के सबसे नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू ईच अदर। और इस डिस्टेंस के बाद आफ्टर दिस डिस्टेंस डिक्रीजिंग force of repulsion started। मतलब कि वो लेंथ ऑप्टिमम डिस्टेंस, एक्चुअली वो डिस्टेंस है जिसको हम लोग ऑप्टिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ ही बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। एक्चुअल में जो हम अब तक पढ़ रहे थे कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअली है क्या, कि वो ऑप्टिमम डिस्टेंस है कि जिससे थोड़ा सा भी डिस्टेंस कम करने पे हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है एटम्स के बीच में। ये जो ए और बी एटम थे, ए और बी जो एटम थे जिनके पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो ये एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उससे थोड़ा सा और पास लाने पे उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो उस मिनिमम डिस्टेंस या ऑप्टिमम डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में होता क्या है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग, ये ज़रूरी है। तो ये बॉन्ड लेंथ है। और आगे में एक आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी होगा कि किस तरह से एक ग्राफ है बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आपको बॉन्ड लेंथ तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और स्टेबिलिटी भी समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी क्या है ना। ये ग्राफ इस तरह से बना होगा आप लोग के बुक में। यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे आर डिस्टेंस, जिसको मैं एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यहाँ पे आर रहेगा, पी तो पोटेंशियल एनर्जी, आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस आर है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये मान लो कि यहाँ पे जीरो तो रहता ही है ना। आर मैक्सिमम कहाँ पे है, आप लोग देखो मैक्सिमम कहाँ पे है। आर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या, आर देखो, अगर सेंटीमीटर में भी आर है तो आर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसका रेडियस एटम्स का बहुत छोटा है। तो आर अगर मैक्सिमम है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या है, इन्फिनिटी, लगभग बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है। तो आर जब बहुत ज़्यादा है, आर की वैल्यू देखो अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
0 है या 0। लेकिन जैसे जैसे R की वैल्यू कम हो रही है, मैं क्या बताया कि एटम्स A और B अगर यहाँ पे है, मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, R है, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी अभी है ये क्या है, 0 है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं, A और B ये पास आते जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस R1 हुआ, फिर A और B एक दूसरे से और पास आए, ये इनके बीच में समझ लो R2 हो गया, फिर एक दूसरे के बीच बहुत पास आ गए, फिर यहाँ पे R0 हो गया। अब इससे कम आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ना कि अट्रैक्शन। यहाँ पे तो अभी भी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ तक काम कर रहा है। अब जैसे जैसे R यहाँ पे क्या हो रहा है, R यहाँ पे कम हो रहा है, R यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घटती जा रही है। लेकिन ये एक पॉइंट यहाँ पे है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। मतलब यहाँ पे क्या है, आप तो पता है यहाँ निगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक वैल्यू आती है R0, एक डिस्टेंस R0 आता है जहाँ पे आपका ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इक्वल टू मिनिमम। मतलब ये तो किस में हो गया, निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर पोटेंशियल एनर्जी हो गया मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम। और यहाँ पे R की वैल्यू R0 हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यही R0 वो डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब इसके बाद अगर हम इसके बीच में और भी इसको और पास लाएंगे एटम्स को, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको हम और मान लो कि R0 से हम इसको और कम लाएं, R0 से अगर कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो R0 के बाद आफ्टर R0 अगर R0 पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम मतलब बहुत सबसे निगेटिव है ये, तो मतलब मिनिमम है। लेकिन आफ्टर R0 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीजिंग। क्यों भाई, यहाँ पे निगेटिव कम होते जा रहा है ना, निगेटिव कम होते जा रहा है। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज, ये R0 है। अब R0 से जैसे ही इसको हम लोग कम किए, जैसे ही इसको हम कम किए, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों इंक्रीज हुआ, कि बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन एटम्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया एटम्स के बीच में, इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, PE इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ तक PE इक्वल टू डिक्रीजिंग विद R डिक्रीजिंग। तो R डिक्रीज हो रहा है एक फ्यू पॉइंट्स तक, R0 तक, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और इस पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होने पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होने पे जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो इसी को प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम्स किसी दूसरे एटम्स के साथ ये केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, इस ग्राफ से समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे R डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड। तो इस ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, है ना। दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, मैं सब कुछ आपको बता दिए। तो कुछ
और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाना है, जैसे आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में थोड़ा आप लोग को बताना है। कुछ कोर्सेज सिलेबस जो कुछ और बाकी रह गया उसको मैं कल बता दूंगा। अभी तो मैं समझ लो कि आप लोग को बस स्टार्ट किया हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। थोड़ा सा और बाकी रह गया आज के लेक्चर में, लेकिन लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो 11th क्लास के बच्चे हैं अभी उनका बेसिक बहुत क्लियर नहीं है तो उससे क्लियर कर लें। और एक चीज़ और, ये जस्ट स्टार्ट है, आप लोग को केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा कि केमिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये तो मैं समझा दिया आपको फिजिक्स भी जैसे थर्मोडायनिक्स में आएगा, थर्मोडायनिक्स भी केमिस्ट्री में आएगा, तो मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, 11th 12th पूरा कराऊंगा जो भी IIT-JEE के सिलेबस में है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं 12th भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो 12th में भी जो बच्चे अगर उनको थोड़ा सा टफ लगता है कुछ चीज़ें, बहुत सारी पोर्शन उसमें वहाँ भी है, क्योंकि 11th नहीं क्लियर रहेगा सही से तो आपका 12th में भी मुश्किल आता है। तो अभी तो मैं यहाँ तक करा दिया आपको कि क्या होता है स्टेबिलिटी, क्यों एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्यों बनता है केमिकल बॉन्डिंग, किन के बीच में होता है, मेटल नॉन मेटल किस तरह से होता है, किस तरह से शेयरिंग होती है, आगे जैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से होता है, वो भी पढ़ेंगे। और कोर्स में कुछ चीज़ें और मैंने छोड़ दिया है तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करें कि उनको फ्री में, अभी मैं फ्री में स्टार्ट किया हूँ एक्चुअली में, अभी कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। अर्बन प्रो में मैं पढ़ाता हूँ उसको, बट अभी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री आप लोग को IIT-JEE के लिए। तो प्लीज़ शेयर करें सबको और मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे लाइक दैट कोर्सेज़ के लिए आपके। थैंक यू।